हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि हम अपने पहला वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को पहले 1950 से पहले किस नाम से जाना जाता था और 1950 से पहले हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है, किस नाम से जानी जाती थी, किन किन नामों से जानी जाती थी। तो ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पहले वीडियो को अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करें। वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें, यानी कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी जो वीडियो है वो कैसी लगी। तो आज हम उसी के क्रम में आज पढ़ेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह और राजकीय चिन्ह दोनों को तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे। उससे पहले देखेंगे अब कि हमारे जो प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, हमारी जो राजकीय प्रथम भाषा है वो कौन सी है और इसे कब घोषित किया गया। तो हमारी प्रथम राजकीय भाषा की अगर बात करें तो हमारी प्रथम जो राजकीय भाषा है वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि यानी हमारी जो प्रथम राजकीय भाषा है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि। और अगर इस देवनागरी लिपि की बात करें, इसे घोषित कब किया गया, हमारी राजकीय भाषा कब घोषित किया गया। तो घोषित की अगर बात करें तो ये जो भाषा है हमारे अक्टूबर 1947 में देवनागरी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। और अगर बात करें कि सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से, यानी सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कब लागू किया गया। तो ये जो है 26 जनवरी 1968 को 26 जनवरी 1968 को हमारी प्रथम राजकीय भाषा यानी देवनागरी लिपि को सभी जो कार्यालय हैं उनमें अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई। अगर वही बात करते हैं कि हमारी जो द्वितीय राजकीय भाषा की अगर बात करें तो हमारी जो द्वितीय राजकीय भाषा है, तो द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, हमारी उर्दू। तो हमारी द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। और इसे कब घोषित किया गया राजकीय भाषा, तो इसे 1989 में दूसरी राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। तो हमने देखा कि हमारी जो प्रथम राजकीय भाषा है देवनागरी, और देवनागरी को कब घोषित किया गया था, तो ये अक्टूबर 1947 में। और सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से इसे कब घोषित किया गया, तो अनिवार्य कर दिया गया, तो ये 26 जनवरी 1968 को। और वहीं द्वितीय जो हमारी राजकीय भाषा है वो कौन सी है, तो हमारी जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो उर्दू है। और इसे कब घोषित किया गया, कब लागू किया गया, तो ये जो हमारी 1989 में घोषित किया गया। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारे
जिस प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं हमारे देश की पहचान के लिए, जिस प्रकार से भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का अपने अपने राजकीय प्रतीक या राजकीय चिन्ह होते हैं। तो इसी में हम देखेंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। तो राजकीय प्रतीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे राजकीय चिन्हों में राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, बारहसिंगा। अगर बारहसिंगा की बात करें तो जो बारहसिंगा जो है ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो बारहसिंगा हमारे देश में 3 स्थानों पर पाया जाता है। बारहसिंगा हमारे देश में 3 स्थानों पर पाया जाता है। एक अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो तराई वन क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है, यानी तराई वन क्षेत्र में, यानी कहाँ पर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर प्रदेश में किशनपुर किशनपुर वन्यजीव विहार। यानी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो तराई वन क्षेत्र जो वन है वहाँ पर जो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव विहार है, यहाँ पर बारहसिंगा पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें उत्तर पूर्व क्षेत्र की, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी असम में और तीसरे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में। अब बारहसिंगा की अगर बात करें तो बारहसिंगा की लगभग 12 सिंग होते हैं। अगर इन सिंगों की अगर हम लंबाई की बात करें कि बारहसिंगा के जो सींग हैं वो कितने लंबे होते हैं, तो सींगों की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। बारहसिंगा के अगर सींगों की लंबाई की अगर बात करें तो ये कितने लंबे तक होते हैं, यानी 75 सेंटीमीटर तक। और ये विश्व में कि जो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। यानी ये अब बारहसिंगा जो है विलुप्त की कगार पर है। तो हमने देखा कि हमारा जो राजकीय पशु बारहसिंगा है, और बारहसिंगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव विहार। उधर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अगर देखें तो असम में, और तीसरे मध्य प्रदेश में। इसके सींगों की अगर बात करें तो ये जो है 75 सेंटीमीटर तक इसके सींगों की लंबाई होती है। और ये
विश्व संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। अगले हम बात करें दूसरा हमारा राज्य की चिन्ह क्या है, तो अगर दूसरे राज्य की चिन्ह की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, तो राज्य की चिन्ह की बात करें राजकीय पक्षी, तो हमारा जो राजकीय पक्षी है वो क्या है, सारस या क्रॉन्च। साइरस की अगर बात करें हम, साइरस हमेशा जोड़े में रहता है, जोड़े में साथ रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आदर्श दंपत्ति का प्रतीक माना जाता है। साइरस जो है आदर्श दंपत्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये जो है साथ साथ हमेशा रहते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि सारस कितना ऊंचा होता है, सारस की ऊंचाई कितनी होती है, तो सारस की ऊंचाई की अगर बात करें तो जो सारस है, सारस की ऊंचाई लगभग 6 से 8 फीट तक ऊंचा होता है, और ये भी जो है संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। अब देखते हैं हम हमारा जो तीसरा राजकीय पशु क्या है, तीसरा राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, हमारा राजकीय चिन्ह, राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प हमारा है पलाश। हमारा राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, या इसे कहते हैं हम ढाक, पलाश, ढाक या टेशु। तो हमारा जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, पलाश। यही बात करें हमारा राजकीय चिन्ह, तो राजकीय जो चिन्ह है हमारा, राजकीय चिन्ह क्या है हमारा, मछली, कमान, मछली और कमान, जिसमें हमने देखा है कि क्या क्या है इसके अंदर। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में एक व्रत होगा, एक व्रत, धनुष, तीर, धनुष, तीर, दो मछली, दो मछली और गंगा यमुना, गंगा यमुना, दो नदियाँ, बीच में क्या है, दो नदियाँ हैं। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है, और ये हमारा क्या है, राजकीय पुष्प। अगर इसकी बात करें कि ये हमारा जो राजकीय पुष्प जो है ये कब स्वीकृत किया गया था, तो ये 2011 को क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। यही अगर इसकी बात करें राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, तो राजकीय चिन्ह 1900, तो राजकीय चिन्ह 1938 को
स्वीकृत किया गया था। ने देखा कि हमारा राजकीय पुष्प पलाश, ढाक या टेसु है, जिसे शामिल कब किया गया? 2011 में किया गया। और राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? मछली कमान, जिसमें क्या है कि हम एक व्रत है, एक धनुष तीर है, दो मछलियां हैं, गंगा जमुना दो नदियां हैं। और इसी को, यही हमारे जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, जिसे हम राष्ट्र यानी क्या कहते हैं? राजकीय मोहर। राजकीय मोहर, इसे क्या कहते हैं हम? राजकीय मोहर। अब देखेंगे कि हमारा जो राजकीय मछली कौन सी है, राजकीय मछली कौन सी है, राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष की अगर बात करें, राजकीय वृक्ष, तो हमारा जो राजकीय वृक्ष है क्या है? अशोक। राजकीय वृक्ष जो है हमारा अशोक है। और वहीं अगर बात करें राजकीय हमारी मछली क्या है, तो राजकीय अगर मछली की बात करें तो हमारी राजकीय मछली है चितला। चितला, तो हमारी जो राजकीय मछली कितनी कौन सी है? चितला है। ठीक है। अगर इस चितला मछली को देखें, ये पाई कहाँ कहाँ जाती है और इसका वजन कितना होता है, तो इसकी वजन की अगर बात करें तो इसका जो वजन है लगभग 14 किलोग्राम, लगभग 14 किलोग्राम। अगर इस मछली की लंबाई की अगर बात करें तो 150 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 150 सेंटीमीटर लंबी तक होती है। और ये जो है पाई कहाँ जाती है, तो ये गंगा, यमुना, केन, बेतवा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में पाई जाती है। तो ये आज हमने देखे कि राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है, राजकीय चिन्ह मछली है। राजकीय मछली जो हमारे क्या है, तो कौन सी है? तो राजकीय मछली हमारी चितला है, जिसकी लंबाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर है। इसका वजन कितना हो सकता है? तो 14 किलोग्राम तक होता है। ये पाई कहाँ जाती है? गंगा, यमुना, क्रैम, बेतवा आदि नदियों में पाई जाती है। आगे हम अब बात करेंगे हमारे शासकीय एवं प्रशासनिक, शासनिक, शासनिक एवं प्रशासनिक, शासनिक प्रशासनिक संरचना, संरचना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एनसीआर। एनसीआर, एनसीआर किसे कहते हैं? एनसीआर जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी जो एनसीआर है, एनसीआर क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और हमारे उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी में शामिल हैं? तो हम देखेंगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के कितने क्षेत्र हैं जो एनसीआर में शामिल है, यानी उत्तर प्रदेश के शामिल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के शामिल क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के जो शामिल क्षेत्र हैं कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8
8 क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं। अब वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो देखते हैं हम बारी बारी से। हमारा पहला जो क्षेत्र है गाजियाबाद, गाजियाबाद, दूसरा जो है मुजफ्फरनगर, वहीं तीसरे की बात करें शामली, चौथे की बात करें हापुड़, हापुड़, चौथा कौन सा है हमारा हापुड़, हापुड़, पांचवा है हमारा बागपत, अगला है हमारा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, अगला है मेरठ और बुलंदशहर, बुलंदशहर। यानी हमारे 8 क्षेत्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कितने क्षेत्र हो गए हमारे एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के 8। कौन कौन से हैं? हमारा पहला जो है गाजियाबाद, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा शामली, चौथा हापुड़, पांचवा बागपत, छठवां गौतम बुद्ध नगर, सातवां मेरठ और आठवां बुलंदशहर है। तो ये हमारे एनसीआर में शामिल हैं। और अभी हाल ही में एनसीआर में कौन कौन से शामिल होने वाले हैं? शामिल होने वाले शामिल होने वाले क्षेत्र, तो 4 क्षेत्र जो हैं जो अभी हाल ही में शामिल होने वाले हैं। और वो कौन से हैं 4 क्षेत्र हमारे? पहला क्षेत्र है हमारा मथुरा, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है हमारा हाथरस, हाथरस, और चौथा जो है हमारा वो है सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। तो ये जो 4 क्षेत्र है ये हमारे पहले से शामिल हैं एनसीआर में। और ये अभी नए शामिल होने वाले जो क्षेत्र होंगे अभी इनको शामिल किया जाएगा, जो हैं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। तो ये जो हमारे क्षेत्र थे एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। अब हम देखेंगे आगे कि हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है, एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है। तो हम उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, विधानमंडल, तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है कैसा है? द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब क्या है कि इसमें 2 सदन हैं, एक हमारा है विधानसभा और दूसरा है हमारा विधान परिषद। यानी कौन सा है हमारा? एक है हमारा विधानसभा, विधानसभा,
विधानसभा और दूसरा है हमारा विधान परिषद। विधान परिषद। तो इस अब बात आती है कि जो हमारा विधानसभा है, विधानसभा का पहली बार यानी प्रथम गठन कब किया गया और विधान परिषद का गठन कब किया गया। तो हमारे जो विधान परिषद का जो गठन है वो 1937 में किया गया। विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। विधान परिषद का जो गठन है हमारा कब किया गया, 1937 में। और अगर विधान परिषद की अगर बात करेंगे तो विधान परिषद में कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, तो विधान परिषद में जो हमारे जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। तो विधान परिषदों की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों की जो संख्या है वो फिलहाल अभी वर्तमान में 100 है। कितनी है, 100। विधान परिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, 100। अगर बात करें इससे पहले हमारे जब उत्तराखंड हमारे प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उस समय हमारे विधान जो परिषद है उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 108 थी। यानी जब हमारा उत्तराखंड नहीं बना था 2000 में, उत्तराखंड हमारा कब बना था, 2000 में, यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। और अगर बात की जाए कि इसमें कितने उत्तर प्रदेश के ज़िले काट करके ये बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले काट करके एक नए राज्य का निर्माण किया गया था जिसका नाम था उत्तराखंड। और उत्तराखंड जब कटा नहीं था उस समय हमने बताया कि कितने सदस्य थे इसके विधान परिषद के, 108। विधान परिषद के कितने सदस्य थे, 108। तो विधान परिषद के अगर गठन की बात करें कि गठन जो है 1937 में हुआ और 2000 से पूर्व अगर सदस्य संख्या देखें तो 108 थी। और अगर वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में तो हमारे सदस्यों की जो संख्या है वो 100 है। तो वर्तमान में कितनी संख्या है हमारे, 100। और यही अगर बात करते हैं इससे पहले उत्तराखंड से पहले जब अलग नहीं हुआ था, नहीं बना था, तब कितने थे, 108। यहाँ अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो है, तो विधानसभा के गठन कब किया गया था, प्रथम बार, यानी प्रथम गठन की बात करें तो प्रथम गठन जो किया गया था तो 1937 में किया गया था। अगर बात करें यहाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं तो जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या, तो वर्तमान में जो अभी संख्या है तो वो कितनी है, कुल मिलाकर के 404 है। अब 404 कुल मिलाकर के है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं इसमें और एंग्लो इंडियन सदस्य कितने होते हैं। तो हमारे 403 हैं, 403 सदस्य, 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 403 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और एक जो है मनोनीत किया जाता है। एक सदस्य क्या होता है, मनोनीत किया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जो एक सदस्य मनोनीत होता है वो उस सदस्य को कौन मनोनीत करता है। तो इस सदस्य को जो मनोनीत करता है तो हमारे जो राज्य का राज्यपाल होता है, यानी राज्यपाल इसे क्या करता है, मनोनीत करता है। राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। अगर यहाँ देखें अगर बात करें कि जो हमारे
उत्तराखंड जो अलग नहीं हुआ था, तब हमारे विधानसभा की जो संख्या थी तो वो थी 425। उत्तराखंड अलग जब नहीं हुआ था उससे पहले हमारे सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425। तो आज हमने देखा कि विधानमंडल में कि हमारा जो विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है, एक सदनात्मक है। तो हमारा जो विधान मंडल है वो द्विसदनात्मक है, जिसमें दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। यहाँ हमने इसमें देखा कि हाँ, इसका गठन कब किया गया और इसमें सदस्य कितने हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के कितने सदस्य होते हैं, विधान परिषद के कितने, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, और जो हमारा 18वीं लोकसभा 2022 में हुआ उसमें कितनी महिलाओं को निर्वाचित किया गया था, यानी सदस्य थे। 2027 यानी 2017 के 17वीं लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें कितनी महिलाएं थी, बीजेपी को वो कितनी सीटें मिली, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारे वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे जो भाई बहन हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमारे इस चैनल पर संपूर्ण जो तैयारी है उत्तर प्रदेश स्पेशल की संपूर्ण कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री निःशुल्क कराई जाएगी।